गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर आप लोगों तक? हाँ जी सर। गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर आप लोगों तक? तो नवंबर का करंट अफेयर्स सर जी चल रहा था, ठीक है। तो उसको आज की क्लास में भी हम कंटिन्यू करेंगे। पहले बताइए, सब चंगा सी, सब बढ़िया चल रहा है? एवरीथिंग फाइन? करंट अफेयर सर ऐसा है, ये तो क्या ही खत्म होगा, है ना। तो ये तो अपनी ऐसी गाड़ी है, तो इसमें कोई वो नहीं है, टारगेट नहीं है कि बस इतने लेक्चर्स और बस इतने लेक्चर्स और। ये तो अपनी गाड़ी चलती रहनी है। जब तक आपका एग्जाम नहीं खत्म होते, जब तक आपके दिन नहीं खत्म होते, महीने नहीं खत्म होते, तब तक तो ये चलता रहेगा। सब चंगा सी? वेल गुड। ठीक है, तो आगे बढ़े उससे पहले पिछले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कितना याद है कितना भूल गए। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स हैज बीन यूज्ड इन द लोगो ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी विच वाज रिसेंटली अनवील्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। G20 का लोगो देखा होगा, उसमें एक कौन सा फ्लावर बना है, ये पूछ रहा है। कितना आसान सवाल है सर, कितना आसान सवाल है। आज की शुरुआत कितने आसान सवाल से करिए। बताइए जरा। बिल्कुल सर। नहीं देखा लोगो तो जाके देखें। इस तरह का ये आपका G20 का लोगो है। कौन सा फ्लावर दिख रहा है ये सर? लोटस दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, चलिए सर, ये क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर दीजिए। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द आशियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द आशियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर। ये सब डिस्कस किए हुए क्वेश्चन है। हाँ जी, जहां मोदी जी वहां कमल। ये एक्चुअली फ्लावर, लोटस हमारा नेशनल फ्लावर भी है, ठीक है। जो लोटस है वो हमारा नेशनल फ्लावर भी है। तो कई लोगों को लगता है कि वो बीजेपी का सिंबल है, इसलिए लोटस ले लिया। तो लोटस लेने में कोई बुराई नहीं है, लोटस इंडिया का नेशनल फ्लावर है। तो अगर फूल लेने की बात आएगी तो क्या लेंगे। चलो, तो आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर किसको डिक्लेयर किया है सर? आपका 2022 को डिक्लेयर किया है, ठीक है। लास्ट क्लास में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 65 तक हो गया था ना। हाँ, तो 65 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 66 से शुरू करना है। 65 ये लास्ट क्वेश्चन कल डिस्कस किया था। 1000 लैंग्वेज एआई मॉडल कौन डेवलप कर रहा है? तो हमने इसका आंसर भी देखा था भैया। कौन डेवलप कर रहा है? अपना गूगल भाई साहब कर रहे हैं, ठीक है। ये किसके मत्थे है? गूगल के मत्थे है। क्वेश्चन नंबर 66, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? अब एक रैंक निकली, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। यानी ये रैंक करता है उन कंट्रीज को जो क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसा परफॉर्मेंस कर, मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसा परफॉर्म कर रही हैं, या फिर अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लेके आ रही हैं, ऐसे कह लो। मतलब क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कौन वो कंट्री कितना अच्छा काम कर रही है, उसको हम कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इंडिया की इसमें रैंकिंग क्या है? शुरू करिए सर तुक्का लगाना। कितनी इंडिया की रैंकिंग रखी है? 8, 9, 10, 11, 12? क्या कहना है आप लोगों का? ज़रा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और तारीख कितनी है? 17 जनवरी। चलो, इंडिया की रैंक कितनी है? 8, 9, 10, 11। करेक्ट आंसर इज 8, ठीक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कब रिलीज हुई थी? अभी रिसेंटली में आपने देखा होगा, COP27 की जो मीटिंग हुई थी इजिप्ट में, वहां पर ये रैंकिंग रिलीज करी गई थी, ठीक है। हर साल पब्लिश होती, 2005 से लेकर अभी तक हर साल ये पब्लिश होती है, करती है। ये क्या ट्रैक करती? क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस ऑफ 59 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन। यानी आप क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये मेजर करती है ये रैंकिंग, ठीक है। इसको पब्लिश कौन करता है? कोई यूएन की बॉडी करती? नहीं सर, यूएन की कोई बॉडी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। एक आप कह सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जर्मन वॉच, ठीक है, ये इसमें इन्वॉल्व है।
अब इसमें चार कैटेगरीज के बेसिस पे ये चेक करते हैं कि आपके कंट्रीज में ग्रीन हाउस गैस एमिशन कितना है, कितना आप उसे कम कर रहे हो, रिन्यूएबल एनर्जी पे आप कितना फोकस कर रहे हो, आपका एनर्जी यूज कैसा है, क्लाइमेट चेंज के लिए आपकी पॉलिसी कैसी। तो ये चार कुछ फैक्टर्स हैं, उनके बेसिस पे ये रैंकिंग निकालते हैं। ठीक है, चलो तो ये था क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंक कितनी आई है सर? 8th रैंक है इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। स्पोर्ट्स सेक्टर का ये हाईएस्ट अवार्ड है। ठीक है, स्पोर्ट्स कैटेगरी में ये हाईएस्ट अवार्ड है जो इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो अगर ये अवार्ड मिल रहा है तो मतलब आपने स्पोर्ट्स में तीर मारे हैं हिंदुस्तान में। तो पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। लास्ट ईयर ही इसका नाम चेंज करके कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, तो किसको मिला है? सीमा पूनिया को मिला है, अचांता शरद कमल को मिला है, लक्ष्य सेन को मिला है, या अविनाश मुकुंद सावले को मिला है? बताइए। सी पे तुक्का लग रहा है क्या? हाँ जी सर। बाकी लोग भी बोलते रहिए, बोलते रहिए। सी बी। चलो करेक्ट आंसर की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने की प्रोबेबिलिटी है। अचंत शरद कमल, ठीक है, शरद कमल को ये अवार्ड मिला है। तो सबसे पहला सवाल, शरद कमल खेलते क्या है? तो ये क्या लग रहा है, ये क्या खेलते होंगे? तो ये खेलते हैं सर आपका टेबल टेनिस। ठीक है, शरद कमल किसके प्लेयर हैं? टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। तो ये जो खेल रत्न अवार्ड है 1991 से चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले जो इसके रेसिपिएंट थे, सबसे पहला ये अवार्ड किसने जीता था? विश्वनाथ आनंद, जो इंडिया के चेस लेजेंड है, सिर्फ इंडिया के नहीं दुनिया भर के जो चेस लेजेंड है। ठीक है, कैश प्राइज इसमें 25 लाख दिया जाता है। अब पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कर देते कहते थे, अब इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड देते हैं। ठीक है, इसको कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, यानी भारत सरकार इसको प्रोवाइड करती है। ठीक है, फॉर द स्पेक्टिकुलर एंड मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स बाय ए स्पोर्ट्स पर्सन ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years। तो 4 साल का आपका गेम देखा जाएगा, उसके बाद फिर आपको अवार्ड मिलेगा। जैसे कई लोग थे कि सर नीरज को मिलना चाहिए, तो भैया 4 साल आप वेट कर लो। तो 4 साल का जब ये टेन्योर आपका देखते हैं, ओवरऑल 4 साल में आपने कैसा परफॉर्म किया, उसके बाद डिसाइड किया जाता है हाँ अब ये अवार्ड किसको देना चाहिए। ठीक है, तो शरद कमल के बारे में पढ़ना तो गूगल करिए। मैं इतना बता सकता हूँ, ही इज अ टेनिस प्लेयर। क्वेश्चन नंबर 68, रिसेंटली नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री अंडर द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, एक म्यूजियम है जिसका नाम है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, तो ये म्यूजियम और एक और कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज जॉइंटली लॉन्च इन अवर लाइफ टाइम कैंपेन एट COP27 शर्म अल शेख इजिप्ट। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये और कोई एक और ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों ने मिलकर कैंपेन लॉन्च किया है जिसको हम कह रहे हैं इन अवर लाइफ टाइम। ठीक है, ये कैंपेन लॉन्च किया है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के साथ मिलकर ये कैंपेन लॉन्च किया है? अभी COP27 में ये कैंपेन लॉन्च हुआ था। ठीक है, COP27 कहाँ हुआ था? शर्म अल शेख इजिप्ट में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था सर आपका ये? शर्म अल शेख इजिप्ट में। तो मेरे को उस बॉडी का नाम मांगता है, बॉडी मतलब इंस्टीट्यूशन का नाम, वो इंस्टीट्यूशन कहाँ पर है? ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नहीं पता तो तुक्का ही लगाइए, कुछ तो बताइए सर, खाली ना बैठे, कुछ तो बोले। के क्या क्या आंसर्स लगा रहे हैं आप लोग?
गुड इवनिंग उपांग जी, कैसे हैं आप? कहाँ पर हैं अभी आप? BCCC। करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये किसी ने मुझे बहकाया है, CCCC लगा के किसी ने मुझे बहकाया है। करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से नेशनल म्यूजियम है और नेचुरल हिस्ट्री और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये दोनों मिलके ये कैंपेन चला रहे हैं, इन अवर लाइफ टाइम कैंपेन। ठीक है, ये कैंपेन चलाया क्या जा रहा है, क्यों जा रहा है? अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। ठीक है, सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल आप क्रिएट करें। ठीक है, तो सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल आपकी क्रिएट हो, उसके लिए एक अवेयरनेस बढ़ानी है। सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कैफे में हो तो स्ट्रॉ मांगो, मान लो वो प्लास्टिक का स्ट्रॉ लाए, आप उसे फेंक दो और कहो कि नहीं, मेरे को वो जो पेपर वाला स्ट्रॉ है, पेपर वाला स्ट्रॉ ला के दो, है ना। तो आप सस्टेनेबल अपनी लाइफ स्टाइल बनाए। कहीं जा रहे हैं तो AC और पंखे इन सब के स्विच बंद करके जाएं, लाइट के स्विच बंद करके जाएं, है ना। पानी उतना यूज करें जितना नेसेसरी है, फालतू में पानी वेस्ट ना करें। तो ये सब आप जो कर रहे हैं, ये सब किसका पार्ट है? सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल का पार्ट है। तो इसी सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल के डेवलपमेंट के लिए ये कैंपेन लॉन्च किया है, ये अवेयरनेस के लिए लॉन्च किया है, इन अवर लाइफ टाइम कैंपेन। तो इसमें कौन इन्वॉल्व है? UNDP इन्वॉल्व है। वेल, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। हाइब्रिड थर्मली एफिशिएंट कोर हाईटेक प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट है हाईटेक। ठीक है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है? इसरो का है, नासा का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी या फिर जापान की एजेंसी जाक्सा? बताइए, ये हाईटेक किसका प्रोजेक्ट है? ऑल राइट, तो पांग जी अभी आप ये MTS वगैरह दे रहे हैं क्या? बाकी कौन कौन है? MTS का भी 29 जनवरी को एग्जाम है, कौन कौन दे रहा है ये एग्जाम? ओके, होन लुक दे रहे हैं। ओके उपांग जी, कोई नहीं। चेलसा जी, आप क्या आंसर दे रहे हैं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। एक बार इसको, वीडियो को बंद करके फिर से स्टार्ट करिए, ठीक है, अगर सुनाई नहीं दे रहा है। करेक्ट आंसर इज नासा। ठीक है, तो ये हाईटेक प्रोजेक्ट किसका है? नासा का प्रोजेक्ट है। तो हाईटेक प्रोजेक्ट मतलब आप कह सकते हो थर्मली एफिशिएंट कोर बनाने का प्रोजेक्ट है, थर्मली एफिशिएंट कोर। इससे हो क्या होगा, क्या जो एयरक्राफ्ट इंजन है जो कंबंशन ऑफ फ्यूल से बनते, तो वो जो कंबस्टर्स है उनको और ज्यादा एफिशिएंट बनाना है। ठीक है, ये कुछ बेसिक फंडा है। क्वेश्चन नंबर 70। रिसेंटली विच एडिशन ऑफ द पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 2022 वाज कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी? ठीक है, सी विजिल 2022 कौन सा एडिशन कंडक्ट करवाया था अभी इंडियन नेवी ने? इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ?
बताइए सर, बाकी सबको कमेंट करना आंसर। सी डी, खैर कौन सा एडिशन था? थर्ड एडिशन था। सी विजिल एक्सरसाइज आपका 2018 में स्टार्ट की गई थी, यहाँ कंसेप्शलाइज की गई थी, क्योंकि 2010 में आपको पता है मुंबई अटैक्स हुए थे, तो उसके बाद नेवी ने एक और नई एक्सरसाइज क्रिएट करी 2018 में, सी विजिल 2022, ताकि समंदर पे कायदे से नजर रखी जा सके, मुंबई अटैक्स जैसे अटैक दोबारा ना दोहराए जाए। ठीक है, तो इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड भी इन्वॉल्व है। Next question number 71. Recently, which of the following states has implemented the Panchayat Extension to Scheduled Areas Act? PISA Act. PISA Act बहुत फेमस एक्ट है। तो किस स्टेट ने इसको अभी एक्सटेंड किया, इम्प्लीमेंट किया है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। करेक्ट आंसर बताइए, अभी पीसा एक्ट किस स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या गुजरात? हाँ जी सर, बताइए जरा। तो पीसा एक्ट झारखंड ने नहीं सर, ये अभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश ने इसको इम्प्लीमेंट किया। पीसा एक्ट का पर्पस क्या है? देखो, पर्पस सिंपल है। आपको पता है कि लोकल गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है ना, जैसे सरकार ने हमारे संविधान में लोकल गवर्नेंस के लिए, लोकली लेवल पे लोकल फैसले लोग ले पाए, लोकल गवर्नेंस के लिए एक पार्ट 9 बना हमारे संविधान में, और पार्ट 9A बना। 9 डील करता है पंचायत से, और पार्ट 9A डील करता है म्यूनिसिपैलिटी से। ठीक है, ये दो पार्ट्स क्रिएट होते हैं टू फॉर्म लोकल गवर्नेंस, टू एस्टैब्लिश एंड ऑर्गेनाइज लोकल गवर्नेंस इन इंडिया। लेकिन हमारे कुछ शेड्यूल्ड एरियाज हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड एरियाज, तो शेड्यूल्ड एरियाज किस में लिखे हैं? शेड्यूल 5 में। सॉरी, कुछ एसटी के कुछ शेड्यूल ट्राइब के एरियाज हैं, कुछ शेड्यूल ट्राइब के एरियाज हैं, वो किस में लिखे हैं? शेड्यूल 5 में और शेड्यूल 6 में। शेड्यूल 6 में जो नॉर्थ ईस्ट वाले आपके ट्राइब्स हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले जो एरियाज हैं, उनकी डिटेल शेड्यूल 6 में है, और अदर देन नॉर्थ ईस्ट बाकी सारे जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं वो किस में मिलेंगे? शेड्यूल 5 में। तो ये जो शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 के एरियाज हैं, यहाँ पर आपका ये पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज का लोकल गवर्नेंस की प्रोसीजर अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि ट्राइबल एरियाज डिमांड करते हैं कि उनकी गवर्नेंस में उन्हें ज्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाए, रेदर देन पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज क्रिएट की जाए। उसके मुकाबले वो चाहते हैं कि हमें ज्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के लिए सरकार ने क्या करा, एक और कानून क्रिएट किया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। मतलब ऐसे शेड्यूल्ड एरियाज जहां पे ये पार्ट 9A एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, बट वहां पे भी सरकार चाहती है लोकल गवर्नेंस प्रॉपर बनी रहे और लॉफुली वहां पर काम चले, तो उसी के लिए सरकार ने वो पार्लियामेंट ने पीसा एक्ट बनाया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। तो जहां पर ये शेड्यूल्ड एरियाज में ये पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज वैलिड नहीं है, वहां पर आपका कौन सा कानून चलेगा? पीसा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, ये आपकी और ज्यादा आपको क्या कहते हैं, कंपेयर टू पार्ट 9 और पार्ट 9A, जो उसमें जो डिटेल्स लिखी गई हैं कि लोकल गवर्नेंस में क्या क्या होगा, उससे ज्यादा ये आपको इसमें लोकल गवर्नेंस को पावर प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपकी जो लोकल पंचायत है उनको और ज्यादा पावर प्रोवाइड करता है शेड्यूल ट्राइब एरियाज में। ठीक है, तो शेड्यूल्ड एरियाज में भी पंचायत और लोकल गवर्नेंस को मजबूत किया जा सके, इसके लिए सरकार ने, पार्लियामेंट ने कानून बनाया पीसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज।
बात कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ जी सर, बताइए जरा, इज दैट क्लियर और नॉट? अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी ए थम्स अप, नहीं क्लियर है तो वैसे ही बताइए नहीं समझ में आ रहा, क्लियर है तो प्लीज गिव मी ए थम्स अप। बताइए सर। क्लियर है? ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। What is the rank of India in the Rule of Law Index 2022, which was released by the World Justice Project? ये रैंक हम पिछले साल के साल भी डिस्कस किए थे, ठीक है, इस साल फिर से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 देख रहे थे, इस बार रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 देख रहे हैं। इसको कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रिलीज करता है। तो इंडिया की रैंक क्या है इसके अकॉर्डिंग, बताइए जरा। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है, बताइए सर जल्दी से। हाँ जी सर, इसका आंसर क्या होगा? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो ये रिपोर्ट निकालता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, करेक्ट आंसर इज 77। तो इंडिया की रैंक कितनी है? 77 आउट ऑफ 140 कंट्रीज, ठीक है। कौन निकालता है इसे? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स एक्चुअल में मेजर क्या करता है? ये देखो, ये चेक करते हैं कि आपकी कंट्री में लॉ बनते हैं, है ना। तो वो लॉ ऐसा तो नहीं है सिर्फ बस नाम के लिए बनते हो, ताक में रख दिए जाते हो, वो इम्प्लीमेंट होते भी हैं कि नहीं होते हैं। अगर आपकी कंट्री एज पर द लॉ चल रही है, आपकी कंट्री में लॉ माना जाता है, लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से लोग चलते हैं, तो हम कहते हैं आपकी कंट्री में रूल ऑफ लॉ है, मतलब कानून का राज है। यानी जो कानून कहेगा वो आप करेंगे, ठीक है, आप कानून के हिसाब से चलते हैं, तो इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। लॉ एंड ऑर्डर वर्ड यहीं से आया है कि आप लॉ को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी कंट्री कहलाती रूल ऑफ लॉ। तो हमारे यहाँ कितनी प्रॉपरली रूल ऑफ लॉ है, कितना लॉ फॉलो होता है, इसको आप रैंकिंग से दे सकते हो। तो इनके हिसाब से हमारी रैंकिंग कितनी है? 77 आउट ऑफ 140, ठीक है, 77 आउट ऑफ 140। इससे पता चलता है कि हमारी कंट्री में रूल ऑफ लॉ की कंडीशन क्या है। ये क्या क्या चीजें देखती? ये देखती कि भैया सरकार की पावर्स पे क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या ऐसी चीजें जो सरकार की पावर को रोकती हैं, करप्शन कितना गायब है, सरकार कितनी ओपन है, आपकी कंट्री में फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, आपकी कंट्री में ऑर्डर एंड सिक्योरिटी कैसी है, रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट कैसी है, सिविल जस्टिस कैसा है, क्रिमिनल जस्टिस कैसा है। तो ये 8 चीजें देखने के बाद ये रैंक निकलती है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ठीक है। ऑल राइट, इज दैट क्लियर और नॉट? यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? फिर आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लॉन्च द मिशन वसुंधरा 2.0? यूपी, आसाम, नागालैंड, कर्नाटका। मिशन वसुंधरा 2.0 किसने लॉन्च किया है?
मिशन वसुंधरा भैया ये आसाम का मिशन है, ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी, आसाम का मिशन है। इसमें होगा क्या, जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उन्हें उन्हें डिजिटलाइज किया जा रहा है, बेसिक बात ये समझे है ना। तो जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसको डिजिटलाइज करेंगे और लैंड रेवेन्यू सर्विसेज को मोर एक्सेसिबल बनाएंगे टू द सिटीजन। तो दैट इज योर मिशन वसुंधरा 2.0, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अबाउट दिस मिशन। Okay, let's move to the next question. Question number 74. The 18th edition of the Indo-US Joint Training Exercise Yuddh Abhyas 2022 will be held in which of the following states? Himachal, Rajasthan, Gujarat, Uttarakhand. Yuddh Abhyas 2022 will be held in which of the following states? देखो चलो ये तो मैं बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। युद्ध अभ्यास 2022 करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड है, ठीक है, करेक्ट आंसर। आपको ये बताना है युद्ध अभ्यास 2022 ये एक्सरसाइज इंडिया एंड विच कंट्री, किस कंट्री के बीच होती है, इंडिया और किस कंट्री के बीच होती है आपका युद्ध अभ्यास, ठीक है। ये सवाल आएगा तो यही आएगा कि युद्ध अभ्यास इंडिया और किस कंट्री के बीच होती है। हाँ जी सर, इसका आंसर दीजिए, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया मेनू जी, बहुत बढ़िया मेनू जी, पकड़ लिया आता है ना। तो ये इंडिया और यूएस के बीच एक्सरसाइज है, तो वो ये ध्यान रखना है युद्ध अभ्यास जब भी पूछे ना तो किस किस के बीच है, इंडिया और यूएस के बीच है। चलो ये है ना, ध्यान रखना है इंडिया यूएस आर्मी एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 75। Recently, Ministry of Finance has notified that all GST anti-profiteering complaints would be dealt by which of the following organizations? तो जीएसटी में जितनी भी एंटी प्रॉफिटियरिंग कंप्लेंट्स है उनसे कौन डील करेगा? ये एंटी प्रॉफिटियरिंग कंप्लेंट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल पहले डोमिनोज का पिज्जा आता था 100 रुपए, या फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा था कि पहले डोमिनोज का पिज्जा 80 रुपीज प्राइस था, उस पर 20 रुपी टैक्स लगता था, तब जाके वो आपको क्या कितने का मिल रहा था, 100 रुपी का मान लो। लेकिन अब सरकार ने मान लो जीएसटी लगा दिया, अब जीएसटी से क्या है, टैक्स की समस्या सुलझ गई और जो टैक्स आप पे एक्चुअल में पड़ रहा था वो कम हो गया, ठीक है। मान लो अब आप पे जो टैक्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 10 रुपी। तो भैया इसका तो प्राइस 80 था ना, ये आपको कितने में मिलना चाहिए था, 90 में मिलना चाहिए था, ऐसा होना था। तो इसमें आपको क्या होता, प्रॉफिट होता। ये आपके लिए प्रॉफिट की बात, ये आपके 10 रुपए बच रहे थे। लेकिन मान लो ऐसा ना हुआ, डोमिनोज ने कहा कि ठीक है सरकार ने अगर टैक्स कम कर दिया तो हम अपना प्राइस बढ़ा देते, 90 रुपी कर देते, तो आपको तो वो पिज्जा फिर भी 100 में ही मिल रहा है। सरकार ने टैक्स कम कर दिया फिर भी आपको पिज्जा 100 का 100 में ही मिले, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एंटी प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट रोक लिया गया। तो इस टेक्निक को कहते हैं एंटी प्रॉफिटियरिंग। तो एक बॉडी है जो एंटी प्रॉफिटियरिंग को जो जो इस तरह की एंटी प्रॉफिटियरिंग को रोकती है, तो उस बॉडी का नाम बताना। तो जीएसटी में जीएसटी के आने की वजह से जो एंटी प्रॉफिटियरिंग हो रही है उसे कौन रोक रहा है, तो उस बॉडी का नाम बताना है। बताइए सर, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया? The Ministry of Finance has notified that GST anti-profiteering complaints would be dealt with by which of the following organizations? Competition Commission of India, RBI, National Consumer Dispute Redressal Commission,
इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। हाँ जी सर, क्या होना चाहिए आंसर? ट्राई करिए सब लोग। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर बताइए। क्या लगता है भैया, क्या है करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। हेलो मीत, हैप्पी न्यू ईयर, कैसे हैं आप? हाँ, काफी टाइम बाद आप आते हैं, बीच बीच में गायब हो जाते हैं, क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा है अब काफी स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं अपनी न्यू ईयर की छुट्टियां मना के, अब धीरे धीरे। करेक्ट आंसर इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी इसके लिए कानून बनाता है कंपटीशन एक्ट 2022, 2002 सॉरी। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, देखो इसका एक मेन काम क्या है? मेन काम है कि इंडिया में मोनोपोली ना क्रिएट हो, यानी ऐसा ना हो कि कोई कंपनी मनमानी कर रहे हो। ठीक ठीक है, तो कंपनीज कोई मनमानी ना करें, सब फेयर एंड फ्री बिजनेस करें। उसको प्रमोट करने के लिए, ये चेक करने के लिए बॉडी बनी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके अलावा एंटी प्रॉफिटियरिंग का काम भी इसी को दे दिया गया है। पहले कानून था मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, MRTP एक्ट। इसको हटा के 1969 का ये एक्ट था, इसे हटा के एक नया कानून बनाया गया था 2002 में, कंपटीशन एक्ट। इसके तहत एक बॉडी बनी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है, एक चेयरपर्सन होता है, 6 मेंबर्स होते हैं। कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कैसी बॉडी? क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, हाँ जी मीर, बिल्कुल करिए। फॉग तो भैया चेल्सा जी नहीं रुक रहा है। करप्शन मिटेगा जब ईमानदार लोग आगे आएंगे, तो आप लोग आगे आइए ईमानदारी से, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ऑल राइट सर, ठीक है, तो आज के क्वेश्चन 75 तक हम लोगों ने कर ली, इसके आगे के नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।